हेलो दोस्तों। आज हम आर एस एम एस एस बी जेई इलेक्ट्रिकल का जो मॉर्निंग में शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला सॉल्यूशन देखते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज ए डिफरेंशियल गेन ऑफ 20,000 एंड सी एम आर आर इज 80 dB। देन द कॉमन मोड गेन इज गिवन बाय। दोस्तों यहाँ पे ये है क्वेश्चन, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों सोल्व करने के लिए सी एम आर आर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, ये यहाँ पे देखिए डीबी में गिवन है। तो डीबी के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सी एम आर आर इक्वल्स टू ये होता है आपका 20 log ऑफ ए डी बाय ए सी। यहाँ पे ए डी क्या है आपका डिफरेंशियल गेन और ए सी क्या है आपका कॉमन मोड गेन, और हमसे पूछा है कॉमन मोड गेन। बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। सी एम आर आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 80, यहाँ पे आपका 20 log बेस ऑफ ये 10 log बेस ऑफ 10 होता है दोस्तों। और ए डी क्या आपको डिफरेंशियल गेन दिया हुआ है आपको 20,000, और ए सी आपको निकालना है। अब आगे क्या करते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ पे आपका log ऑफ 20,000 डिवाइडेड बाई ए सी। बस सोल्व करना है, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंटी लॉग हो जाएगा, ये 10⁴ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20,000 डिवाइडेड बाई ए सी। अब आपको ए सी निकालना है, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 10⁴, या 10⁴ से 40 कैंसिल, तो आपका कॉमन मोड गेन क्या आ गया 2। पूछा क्या था हमसे कॉमन मोड गेन, तो कॉमन मोड गेन आसानी से निकल के आ गया आपका 2। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी पूछा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो देखिए जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है यूनिटी से थोड़ी सी ज़्यादा। तो ऑप्शन डी आपका जो यहाँ पे था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। दोस्तों जो ब्रास है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका कॉपर और जिंक का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वंस डिफ्लेक्टेड रिटर्न्स टू जीरो पोजिशन व्हेन द करंट इज रिमूव्ड ड्यू टू। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है मेजरमेंट से है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर करंट को हम रिमूव कर देते हैं तो जो पॉइंटर है वो क्या हो जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि जीरो पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये जो ऐसा हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, तो दोस्तों जो अपना मान लो कोई ये मीटर है, तो यहाँ पे ये पॉइंटर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड में आपका लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या होता है, पॉइंटर मूव करता है। ये जीरो इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये मूव करता है, और कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण ये वापस से अपनी पोजीशन में आता है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम में, तो ये क्या होता है स्टेडी स्टेट में रहता है पॉइंटर। तो दोस्तों अब करंट रिमूव हो गया है, तो आपका क्या हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा, ओनली कंट्रोलिंग टॉर्क बचेगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण क्या हो जाएगा, ये वापस से हमारा जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फेराइट कोर हैज लेस एडी करंट लॉस देन एन आयरन कोर बिकॉज फेराइट्स है। दोस्तों यहाँ पे बोला है कि जो एडी करंट लॉस होते हैं वो फेराइट्स में कम होते हैं, किसके कंपेरिजन में, आयरन कोर के में। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हाई रेजिस्टेंस होता है इनका, किसका, फेराइट कोर का। फेराइट कोर के हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें क्या होते हैं, एडी करंट लॉस कम होते हैं। तो इसलिए हम फेराइट कोर्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं ट्रांसफॉर्मर सीटीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट ट्रांजिएंट्स नॉट अवेलेबल बिकॉज दे। दोस्तों जो ट्रांजिएंट्स होते हैं डिपेंड किस पे करते हैं, आपके एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जितने भी होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि एल एंड सी, इंडक्टर और कैपेसिटेंस पे। तो अब देखिए जो प्योर रेजिस्टेंस होता है उसमें तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता ही नहीं है, तो यानी कि कोई भी स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, हैव नो स्टोर्ड एनर्जी। पेपर काफ़ी आसान आया था दोस्तों आर एस एम एस बी का, तो सबके हाई मार्क्स आने की उम्मीद है इसमें। मैं ओनली यहाँ पे टेक्निकल के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, और नॉन टेक्निकल के लिए जीके के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है दोस्तों, कूलम्स पर वोल्ट। ये निकाल भी सकते थे आप, क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है आपका, जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है आपका कूलम। और दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटेंस की हमको निकालनी थी, और वी की क्या होती है आपकी वोल्ट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्स पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following theorems can be applied to any network
लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। ऐसी कौन सी थ्योरम है दोस्तों जो लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, यानी कि इसको किसी पे भी अप्लाई कर लो, सब पे अप्लाई हो जाती है। ये थ्योरम है टेलीगन थ्योरम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ द फोल्ट करंट इज 2000 एम्पियर। दोस्तों पढ़ते जाते हैं और वैल्यूज को लिखते जाते हैं। क्या दिया हुआ है? फोल्ट करंट, आई एफ से डिनोट करते हैं। फोल्ट करंट वो दिया हुआ है 2000 एम्पियर। आगे क्या लिखा हुआ है? द रिले सेटिंग इज 50%। रिले सेटिंग दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है? 50%। 50% दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है आपको सी टी रेशो। सी टी रेशो दिया हुआ है कितना? 400/5। आगे बोल रहा है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। तो पी एस एम है, ये हमसे पूछा है। अब पी एस एम का कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देते हैं। पी एस एम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? फोल्ट करंट डिवाइडेड बाय रिले का जो पिकअप करंट होता है, आई पी के से डिनोट करते हैं, इनटू सी टी रेशो। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले इसमें क्या पिकअप करंट निकाल लेते हैं। तो पिकअप करंट क्या होता है दोस्तों? जो रिले सेटिंग्स होती हैं आपकी, ये 50%, ये मल्टीप्लाई में सी टी का सेकेंडरी करंट। और सी टी का सेकेंडरी करंट क्या होगा आपका दोस्तों? ये जो रेशो दिया हुआ है प्राइमरी बाय सेकेंडरी का है, तो सेकेंडरी करंट क्या है यहाँ पे दोस्तों? 5 एम्पियर। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पिकअप करंट आ जाएगा। बस अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। फोल्ट करंट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2000 पुट किया। पिकअप वैल्यू क्या है दोस्तों? 0.5 इंटू 5। सी टी रेशो क्या है दोस्तों? 400/5। अब यहाँ से देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 10। फिर आगे आप सोल्व कर लो, यहाँ 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये बच रहा है यहाँ पे, क्या अलग से लिख लेते हैं, 20 यहाँ पे बच रहा है, 10 यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे 5 और 4 बच रहा है। तो यानी 5 2 10, ये 2 टाइम्स चला गया, और ये 5 टाइम्स, यानी कि वैल्यू आपका आंसर आ रहा है 10। तो पी एस एम जो आपका आएगा दोस्तों, निकल के आएगा 10। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये ए लगाया हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन अल्टरनेटर, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो उन ऑप्शंस में से बी ऑप्शन जो है आपका दोस्तों करेक्ट है, रिड्यूसेस हार्मोनिक्स फ्रॉम आर्मेचर ईएमएफ। जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है दोस्तों, हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर देती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोजर टू जीरो ऑन। दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर है उसका जो रेगुलेशन है वो जीरो के पास में कब हो सकता है, या जीरो कब हो सकता है? तो एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब हमारा क्या हो? लीडिंग पावर फैक्टर हो। लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जो हमारा रेगुलेशन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है दोस्तों? ये चीज़ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे? एक तो पोल्स कितने हैं उस पर, और स्पीड कितनी है उस पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप इससे भी देख सकते हैं, जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है? 120f/p। अब यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? NS/p डिवाइडेड बाई 120। तो आप यहाँ से पता लग सकते हैं कि आप स्पीड और पोल्स पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किंग कॉन्टैक्ट्स इन अ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। जो आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं दोस्तों, एक मूविंग कॉन्टैक्ट और एक आपका स्टैटिक कॉन्स्टेंट जो होता कॉन्टैक्ट जो होता है, कॉन्स्टेंट नहीं दोस्तों, कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, यानी कि एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है और एक आपका फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। तो ये जो दोनों बने होते हैं आपके, किसके बने होते हैं? कॉपर टंगस्टन अलॉय के। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ओवरलोड प्रोटेक्शन इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड फॉर। तो दोस्तों जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है वो जनरली हम बस बार के लिए यूज नहीं लेते हैं। बस बार के लिए जनरली हम यूज करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। कौन सा? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइटिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। दोस्तों जो ट्रिपल आर वी है आपका, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पे। इसका आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ट्रिपल आर वी का, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, Vm.ω_m sin ω_t। और जो यहाँ पे ओमेगा एम है, क्या है दोस्तों? 1/√LC होता है दोस्तों। तो इसलिए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम। लो वोल्टेज सिस्टम में दोस्तों जो लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन होता है ओवर करंट के लिए, वो कौन सा है?
तो ये है कौन सा आपका रिवायरेबल फ्यूज यूज करेंगे तो सबसे हमको कम खर्चा आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में दोस्तों जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है अभी जो पहले हमने पढ़ा। इंडिकेटेड वैल्यू का मतलब क्या हो गया मेजर्ड वैल्यू। तो सेम मेजर्ड वैल्यू माइनस आपका ट्रू वैल्यू क्या होता है एब्सोल्यूट एरर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मीट हाई करंट डिमांड वी यूज एस सी आर इन। दोस्तों हमको क्या डिमांड है हाई करंट की, तो इसको मीट करने के लिए हम क्या करेंगे एस सी आर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन में हमेशा कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज्ड इन। दोस्तों जो चॉपर होता है ये क्या करता है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तब ये स्टेप डाउन चॉपर यानी कि हाई डीसी को लो डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मशीन टूल सब में हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज। दोस्तों जो 4 क्वाड्रेंट चॉपर है इसको बाय डायरेक्शनल रेक्टिफायर इसके तौर पे भी यूज ले सकते हैं, 1 क्वाड्रेंट चॉपर के तौर पे भी यूज ले सकते हैं, साइक्लो कन्वर्टर में भी यूज ले सकते हैं। लेकिन जो चॉपर है उसको हम डीसी इन्वर्टर की तरह यूज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो चॉपर है दोस्तों क्या करता है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इन्वर्टर का काम क्या है दोस्तों डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो हम इसको चॉपर को ये काम करवाने के लिए नहीं यूज ले सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चॉपर क्या कर रहा है डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट कर रहा है। एसी को डीसी में रेक्टिफायर करता है, डीसी को एसी में इन्वर्टर करता है, और एसी को एसी में करता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज जनरली कनेक्टेड इन। दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो कनेक्टेड होता है आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन में, यानी कि प्राइमरी साइड में डेल्टा वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, सेकेंडरी में स्टार। जो स्टार कनेक्टेड होती है दोस्तों इसी से तो हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है जो न्यूट्रल घरों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज द। जो दोस्तों जो स्किन इफेक्ट होता है ये इंक्रीज करता है हमारा किसको रेजिस्टेंस को, जो लाइन का रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिस्क ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर असेंबली इज। दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है एक जो अपना ये आपका टावर होता है यहाँ पे इस तरीके से सस्पेंशन रिंग्स लगी हुई होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे से वो अगर कोई कंडक्टर जा रहा है तो ये पूछ रहा है कि जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा इक्वल टू ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेटिंग के बराबर, या सेम फॉर ऑल डिस्क, या मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन, मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द टावर। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है यहाँ पे करेक्ट है मैक्सिमम फॉर यूनिट नियरेस्ट टू द लाइन, यानी कि जो लाइन के पास में जो डिस्क होती है दोस्तों उसके अक्रॉस हमारा सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज एट द टू एंड्स ऑफ ए लाइन आर 132 kV। वोल्टेज कितना दिया है 132 kV दिया हुआ है दोनों एंड्स पे, और रिएक्टेंस दिया हुआ हमको 40 ओम। तो कैपेसिटी हमसे पूछी है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका वी स्क्वायर बाय जेड एस। तो वी स्क्वायर यानी कि 132 इंटू 132, और किलो वोल्ट में है तो ये क्या हो जाएगा 10⁶। और जेड एस में ओनली रिएक्टेंस दिया हुआ तो 40 ओम ही आ जाएगा दोस्तों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये 435.6 मेगा वोट। तो ऑप्शन डी आपका जो यहाँ पे है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू नेग्लेक्ट ए वोल्टेज सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर। दोस्तों एक कोई वोल्टेज सोर्स वी है, अगर आपको उसको नेग्लेक्ट करना है तो नेग्लेक्ट करने के लिए इसके क्या करेंगे जो टर्मिनल्स हैं उसको क्या कर देंगे हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। In an amplifier, the signal handling capacity will be high when the operating point is selected। दोस्तों एम्पलीफायर में अगर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है अगर उसको मिडल में सेलेक्ट करते हैं एक्टिव रीजन के तो हमारा जो है सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। आपने एक ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा दोस्तों, ऐसा फिगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे आपने एम्पलीफायर के, जिसमें आपकी ये लाइन होती थी लोड लाइन। तो एक्टिव रीजन में अगर मिडिल में हम सेलेक्ट करते थे यहाँ पे ये वीसीसी होता था, तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अगर मिडिल में तो हमारा क्या होगी सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर हैज़
डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर होता है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है टेलीमेट्री अलाउ डाटा फ्लो इन। तो दोस्तों जो टेलीमेट्री होता है ये डेटा का फ्लो को एक डायरेक्शन में यानी सिंगल डायरेक्शन में अलाउ करता है। टेलीमेट्री क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ को दोस्तों ये क्या करता है, रीड करता है, रीडिंग्स लेता है, मेजर करता है, मेजर करने के लिए जो ट्रांसमिट करना होता है, जो भी हमने रीड किया, जो भी डेटा है हमारा, उसको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट करने के लिए हम टेलीमेट्री का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है, डेटा का सिंगल डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रू RMS वोल्ट मीटर एम्प्लॉयज टू थर्मोकपल्स इन ऑर्डर टू। दोस्तों जो ट्रू RMS वोल्ट मीटर होता है उसमें दो थर्मोकपल हम यूज करते हैं। दो क्यों यूज करते हैं, यही हमसे पूछा है। क्योंकि जो नॉन लीनियर इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों थर्मोकपल के, उनको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो थर्मोकपल यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर्स आर रेटेड एट। दोस्तों अल्टरनेटर्स को किस में रेटिंग दी जाती है हमसे पूछा है। तो क्या होता है, अल्टरनेटर्स की रेटिंग हमेशा किस में होती है, KVA में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैम्पर वाइंडिंग इज यूज इन सिंक्रोनस मोटर फॉर। डैम्पर वाइंडिंग हम सिंक्रोनस मोटर में क्यों यूज करते हैं, जो हंटिंग है मोटर की उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर। दोस्तों जो एयर गैप पावर है, ये एयर गैप पावर क्या है, जो रोटर की जो पावर है, रोटर के इनपुट में जो पावर आ रही है ना, वही एयर गैप पावर है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, हमने इनपुट दिया स्टेटर को, स्टेटर के लॉसेस हुए, स्टेटर लॉसेस के बाद में जो एयर गैप में पावर आ रही है, यानी कि रोटर को मिलने से पहले, वही एयर गैप पावर हो रही है। तो हमसे पूछा है इसमें जो मोटर की मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड हो रही है उसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यानी कि रोटर के आउटपुट में जो पावर हो रही है वो हमसे पूछा है। तो ये होता है दोस्तों 1 - S टाइम्स ऑफ आपका एयर गैप पावर। ऐसे यहाँ पे अगर कॉपर लॉस पूछ लेता है दोस्तों तो स्लिप्स टाइम ऑफ एयर गैप पावर हो जाता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है ए सिंगल फेज मोटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। यहाँ पे करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया 120 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, द पावर फैक्टर दिया हमको 65%। तो एक्टिव पावर हमसे पूछा है। अब एक्टिव पावर तो हम जानते हैं VI cos 5 होता है सिंगल फेज में। तो बस कुछ करना ही क्या, हमको वैल्यूज पुट करनी है। 120 इंटू आई आपको 5 एम्पियर दिया, cos 5 आपका 0.65 हो जाएगा। तब आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 390 वाट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है A 6-pole 50 Hz single phase induction motor runs at a speed of 900 RPM. The frequency of currents in cage rotor will be। दोस्तों यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, ध्यान रखना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें पोल दिए हुए हैं आपको कितने, 6 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको 50 हर्ट्ज, ठीक है। और रोटेशन स्पीड दी हुई है आपको कितनी 900 RPM। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। वो क्या होती है 120F/P, यानी कि 120, फ्रीक्वेंसी आपकी 50, पोल्स आपको 6, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड आ जाएगी आपकी 1000 RPM। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लिप निकालते हैं। स्लिप क्या होता है NS - NR डिवाइडेड बाय NS। NS - NR यानी कि ये NS है ये NR है, माइनस करोगे 100 आएगा। NS क्या है आपका 1000। तो स्लिप आ रही है आपकी 0.1। अब हमसे यहाँ पे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट्स इन केज रोटर, रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी F2 मान लेते हैं, ये होती है स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों स्लिप क्या है यहाँ पे 0.1 आई और फ्रीक्वेंसी क्या है 50। तो F2 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 हर्ट्ज। एक फ्रीक्वेंसी तो आपकी निकल गई 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज 3 ऑप्शन में, आप सी में भी है, बी में भी है और डी में भी है। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दोस्तों डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ा होगा आपने, तो स्लिप भी इसमें दो होती हैं। एक एस स्लिप होती है, जो सेकंड केस होता है स्लिप का वो क्या होता है आपका 2 - S करके। तो एक और फ्रीक्वेंसी निकलेगी इसमें जिसको F2 डैश मान लेते हैं हम, वो होगी आपकी 2 - S टाइम्स ऑफ F। तो 2 - S यानी कि 2 - 0.1 टाइम्स ऑफ 50। 2 - 0.1 करोगे तो आप क्या आएगा 1.9 इंटू 50। 1.9 इंटू 50 करोगे तो ये आपका आएगा 95 हर्ट्स।
तो ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका 5% 95% आपकी फ्रिक्वेंसी आएंगी रोटर करंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिज़ाइन ऑफ इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न EHV लाइन्स इज बेस्ड ऑन। दोस्तों जो मॉडर्न EHV लाइन्स होती हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स, तो उनका जो इंसुलेशन की डिज़ाइन है वो किस पे बेस्ड होती है? तो वो बेस्ड होती है स्विचिंग ओवर वोल्टेज पे। दोस्तों जो स्विच वोल्टेज है इस पे हमारा डिपेंड करता है इंसुलेशन का डिज़ाइन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर। दोस्तों शेयरिंग ब्रिज हम किस चीज़ के लिए मेजर कर सकते हैं? कैपेसिटेंस उससे हम मेजर कर सकते हैं, और पावर फैक्टर हम उससे मेजर कर सकते हैं। बाकी डिसिपेशन फैक्टर वगैरह भी मेजर कर सकते हैं हम उससे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ पैरेलल RLC सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, वो तो होती है 1/2π√LC होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्योर इंडक्टर हो दोस्तों, ये होता है हमारा प्योर इंडक्टर वगैरह के केस में, लेकिन इम्प्योर इंडक्टर हो तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1/2π√1/LC -R²/L²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बोथ आर इनपुट्स ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप साइकिल द आउटपुट विल। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अच्छा, हिंदी में देख के पढ़ोगे तो यदि JK फ्लिप फ्लॉप क्रम में दोनों इनपुट दिए हो, यानी कि J और K की वैल्यू दोनों की हम हाई कर देते हैं, यानी कि दोनों इनपुट दे रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट में क्या हो जाएगा दोस्तों? टॉगल हो जाएगा। ये टॉगल की कंडीशन होती है, जब J और K की वैल्यू 1 होती है तो जो भी आउटपुट पहले से होगा उसका उल्टा हो जाएगा। अगर पहले 0 आउटपुट था तो अब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बाकी के जो 40 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, वो सेकंड वीडियो में करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।